हेलो गाइस, आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्यम से, जिन्होंने सीधे बीएससी से आईएम त्रिची कन्वर्ट किया। सो हेलो सत्यम, हाउ आर यू? Hi Adesh, I'm fine, and I will like to thank you Adesh for calling this session. ओके, तो आप सबको बताइए कि आपने कैसे बीएससी से सीधे आईएम त्रिची कन्वर्ट किया। आपकी जो एमबीए जर्नी रही थी उसमें आपने कितनी परेशानियां फेस की और आपने आईएम त्रिची कैसे कन्वर्ट किया? बीएससी से मेरा आईआईएम तक का सफर उतना आसान नहीं था। कई सारी मुझे कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे आईआईएम की फीस भी ज्यादा है, तो कई सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का भी कहना था कि ये इट इट माइट नॉट बी अ गुड डिसीजन। बट अगर आप बट तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं एंड इट इज योर ड्रीम एंड इंटरेस्ट, देन यू शुड परस्यू एन एमबीए और आईआईएम में जाने का मौका पाए। इसके साथ जो मेरा सफर था, इसमें मैंने मैथमेटिक्स से बीएससी की, फिर उसके बाद मैंने भोपाल में टाइम सेंटर ज्वाइन किया। वहां पे मैंने प्रिपरेशंस की। जैसे कि मेरा बीएससी खत्म हो गया था, तो फिर मेरे पास पूरा टाइम रहता था। और कोरोना टाइम था, तो उसमें मेरा कोई वर्क एक्स था नहीं, मतलब मैं कहीं पे वर्क नहीं कर रहा था। मैंने अपना पूरा टाइम इसी में कैट में डिवोट करने का डिसीजन किया था। और मैं यूजुअली ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता था उतना मैं टेस्ट देता था, मॉक्स देता था। हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश, डीआईएलआर और मैथ्स का। और सबसे जरूरी चीज, मैं टेस्ट के साथ एनालिसिस करता था। तो ये सब चीजें जो थी, इन सब में बहुत हेल्प किया था मेरा आईएम त्रिची में जाने के। कि तो आप अपनी जो कैट मॉक मतलब जो कैट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी रहती है कि मतलब जो, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, तो जो आपकी जो स्पेशल स्ट्रेटजी रहती थी मतलब मॉक अटेम्प्ट करने की, तो वो आपकी कैसी क्या रहती थी मतलब? मेरे लिए स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा करने की कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करता। अगर जैसे कि मैथ्स है, तो अगर किसी आप सिर्फ एक ही पॉइंट टॉपिक पे अगर आप स्टिक रहते हैं, तो दैट माइट नॉट बी बेनिफिशियल। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कि उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। अगर आप जैसे डीआईएलआर पे जाएं, तो डीआईएलआर में हम लोग को 8 सेट्स आते हैं। इफ इट इज अ 3 आवर पेपर, देन हम लोग को डीआईएलआर में एक सेक्शन में 8 सेट्स आते हैं। तो यूजुअली अगर आप 4 सेट्स भी अगर सॉल्व करते हैं, देन यू कैन अचीव मोर देन 95%। इट कैन बी वेरी गुड। तो डीआईएलआर का ऐसा रहता है कि अगर आप ज्यादा सेट से पास होते हैं, तो यू आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, और आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ सकती। और सेम इज द केस विद आरसी। अगर आप जैसे फिलोसॉफी या फिर इकोनॉमी, अगर इन सब के आरसी अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। तो बेसिकली मेरा यही था स्ट्रेटजी में सबसे मेन चीज, कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं और उनका एनालिसिस करूं। तो जैसे कि बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स रहते हैं और वो क्वांट में डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्वांट इंजीनियर्स के लिए मतलब क्वांट के लिए मैं ये बताना, फॉर नॉन इंजीनियर्स एंड बाकी और भी जिन लोगों को मैथ्स प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि अगर जैसे कि टॉपिक वाइज अगर हम लोग चले, जैसे कि अगर आप ज्योमेट्री की बात करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज रहेगी आप फॉर्मुलेज याद कर लें। जस्ट यू लर्न द फॉर्मुलेज एंड उसके एक एक क्वेश्चंस, आप एक एक दो दो क्वेश्चंस अगर आप उसके देख लेते हैं, तो इट माइट बी हेल्प। क्योंकि ज्योमेट्री बेसिकली अगर आपको पूरे फॉर्मुलेज बहुत अच्छे से याद है, तो ये आपको सीरियसली हेल्प कर सकता है। और सेकंड थिंग, जैसे कि और जैसे टॉपिक्स हो गए, नॉर्मल टॉपिक्स हो गए, सर्कल्स हो गया, या फिर स्पीड एंड टाइम हो गया, तो इनके लिए बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बट पूरा टाइम आप बेसिक में मत दीजिए। आप एडवांस क्वेश्चंस पे भी आइए। और उसको ज्यादातर क्वेश्चंस को अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो आपको आपका टाइम भी सेव होगा। और धीरे धीरे बाद में चलकर आपको उन फॉर्मुलेस की अंडरस्टैंडिंग आने लग जाएगी कि ये फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए, और मतलब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इनिशियली आपको फॉर्मूले से ही स्टार्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जैसे कि मैंने बताया कि मैं टाइम कोचिंग से था,
तो आप वो हम लोग का बुकलेट तो द बुकलेट वाज क्वाइट हेल्पफुल, सो उसको अगर आप करते हैं तो वो भी आपको बेनिफिशियल हो सकता अच्छा, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अभी कैट एस्पिरेंट के लिए लगभग 2-3 मंथ भी बचे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि मतलब उनका मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए कि उनको कौन से पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाहिए और कैसे क्या मॉक एनालिसिस करना चाहिए लास्ट 2-3 मंथ में कैट क्रैक करने के लिए? है। अगर जैसे कि मॉक का अगर परसेंटाइल का मैं बात करूं, तो इनिशियल स्टेज में जब हम लोग पेपर देना स्टार्ट करते हैं तो किसी का परसेंटाइल अच्छा नहीं है, तो इस बात से डरना नहीं है और कंटिन्यूअस मेहनत करना है। और दूसरी चीज, जैसे कि अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो आपको उस पे ये फोकस करना है कि आप उसमें किस सेक्शन पे अच्छे हैं। अब अब आप जैसे कि अगर आरसी की बात करें, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं, पैसेज में अच्छे हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका वो नहीं सही है तो आप जो सेकंड पार्ट आता है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। एक वो हो सकता है स्ट्रेटजी के लिए। और डीआईएलआर में इसमें भी सेम केस, आपको खुद पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डीआई में ज्यादा अच्छे हैं फिर एलआर में ज्यादा अच्छे हैं। If you feel that if you are good in LR, then you should focus more on LR. And type of questions, मतलब उसका आपको एक एक जो जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड ब्लड रिलेशंस हो गया, या फिर और भी जो भी एलआर के टॉपिक्स हैं, तो आपको उसके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल वो न्यू हो। और डीआईएलआर तो ऐसा है कि आपको मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सेट्स आते हैं, उसमें हार्डली सिर्फ एक या दो सेट्स ही ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनके लिए अटेम्प्ट बिल्कुल नया चाहिए रहता है। लेकिन बाकी के जो 80% सेट्स रहते हैं, 60 to 80% सेट्स रहते हैं, वो ऑलरेडी मतलब आपको आइडिया रहता है कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दैट इज द सेकंड थिंग। और मैथमेटिक्स में भी सेम। मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने एडवांस टॉपिक्स जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और या फिर और भी जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने कवर नहीं किया है, तो ओके, उनको उन पर ज्यादा ध्यान ना देना सही है। आप आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, आपको वो चूज करना पड़ेगा और उन पे वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस। और आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको work। तो सत्य में से बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते हैं कि उनका मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा है लेकिन वो कैट के दिन डी डे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, मतलब जो कैट के दिन रहता है। तो मतलब उनको किस टाइप से मतलब डी डे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, मतलब किस टाइप से उनको शेड्यूल वगैरह प्रिपेयर करना चाहिए, किस हिसाब से मॉक दें और कैसे उनकी जो डी डे स्ट्रेटजी कर पाए कैट एग्जाम में? हरीश, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। सबसे मेन रीजन होता है कि हम लोग उस दिन नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कि जैसे कि अगर आपको जो टाइम स्लॉट मिला है, यूजुअली हम लोग को एक महीने पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग का टाइम स्लॉट कब है, मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, या फिर कब है। तो अगर आपको आपका मॉर्निंग टाइम स्लॉट मिला है, तो आपको जिस दिन से आपको पता चला है उस दिन से आपको हर रोज उसी टाइम स्लॉट पे एक मॉक देना चाहिए। तो इससे आपको एक उस टाइम पे आपका वो जो एनर्जी लेवल है वो इंटीग्रेट होने लग जाएगा। तो मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा उस टाइम पे कि मतलब कैसे करना है। आप उस टाइम पे अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जैसे कि क्या होता है कि आफ्टरनून टाइम पे कई लोगों को नींद आने लग जाती है खाना खाने के बाद, तो आपको उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा कि आपको उस टाइम पीरियड के लिए टेस्ट देने के लिए उससे आपको फेमिलियरिटी लानी पड़ेगी। और सेकंड स्ट्रेटजी में ये एडवाइस करना चाहूंगा आदेश, कि अब जैसे कि टाइम कम बचा है और जैसे स्ट्रेस भी है स्टूडेंट्स को, तो स्ट्रेस के लिए मैं सबसे अच्छा बताना चाहूंगा कि आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 7 बजे तक उठना सही रहता है। ये आपका मतलब इफिशियंसी में इंक्रीज करेगा, मतलब आपकी एफिशिएंसी और आई की पावर में इंक्रीज करेगा। तो मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था। और सेकंड थिंग, मैं उठने के बाद अपनी डेली रूटीन्स के बाद मैं एक्सरसाइज जरूर करता था और 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करता था। तो गाइस, ये मेरे ख्याल से बहुत इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटजी है। तो आई थिंक यू शुड डू इट। एंड गाइस, मैं एक पॉइंट पर और फोकस करना चाहूंगा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ये है, ये वो पॉइंट है जो मतलब
यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जब हम लोग नॉर्मली कैट से पहले जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं एग्जाम से पहले, तो जैसे कि हम लोग का इंग्लिश का सेक्शन खत्म हुआ पेपर में, तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वॉशरूम चले जाते हैं या तो पानी पीने चले जाते हैं, एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सिमिलरली डीआईएलआर के बाद भी ऐसे ही सिनेरियो होता है। तो गाइज आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कैट के एग्जाम के दिन कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। उस दिन स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वैसे सिचुएशन में वॉशरूम जाने का हम लोग को मतलब टेंशन रहता है, मतलब ऐसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो चीज आप पे नेगेटिव असर कर सकती है, और ये चीज मैंने देखी थी। तो गाइज मैं एक ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और एडवाइस देना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग कि आप कैट के एग्जाम से 1-2 घंटे पहले तक पानी ना पिए, मतलब कंप्लीट हो जाए, ज्यादा पानी ना पिए। और दूसरा, आप कभी भी अगर मॉक देते हैं घर पे, तो उसको पूरा दें बिना उठे, ये बहुत जरूरी चीज है। ओके। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते हैं कि जैसे उनका एक आध सेक्शन बिगड़ जाता है, जैसे कि बीएआर से बिगड़ गया या डीआईएलआर पे भी सेट कभी कभी नहीं बनते हैं, तो उसका असर अपन को पॉइंट पे भी देखने मिलता है, तो उसके लिए तुम अपनी क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, ये भी चीज होती है गाइस। हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग पेपर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना, ओके, सेकंड नहीं बना, ओके, थर्ड नहीं बना, फोर्थ नहीं बना, तब टेंशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लग जाता है, और वो एक अनकंट्रोल होता है। गाइस ऐसा मेरे साथ हो चुका है, और वही पेपर के दिन हुआ है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता है, तो आप 1 घंटे का हम लोग को पर सेक्शन टाइम मिलता है, तो आप 1 मिनट टाइम निकालिए, सब चीज छोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीथ्स लीजिए। डीप ब्रीथ्स आप सिर्फ 5 से 8 डीप ब्रीथ लेंगे, मतलब 1 मिनट के अंदर, तो वो आपको सीरियसली आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, आपका पेपर फर्दर बिगड़ने में आपको रोक सकता है। तो गाइज आप इस पॉइंट को लो मत लीजिएगा, ये सीरियसली बहुत अच्छी चीज है कि ये आप अपने मॉक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, कि अगर आपसे नहीं बन रहा, आप जानते हैं कि आपको सब आता है, बट क्या होता है कि, तो आप इस ध्यान दीजिएगा अगर आपके साथ स्टार्टिंग से ही। नहीं नहीं, लास्ट लास्ट का। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनता है, तो आप डीप ब्रीथ करिए, कीजिए, ये वाकई में हेल्पफुल होता है। आप 1-2 बार अपने आप मॉक्स में एक बार ट्राई करके देखिए, आपको इम्पैक्ट जरूर मिलेगा। ओके, तो उसके बाद आता है मेन इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं उनका परसेंटाइल भी आ जाता है लेकिन वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं, तो आपने मतलब जो आईआईएम त्रिची का जो इंटरव्यू था वो कैसे मतलब कन्वर्ट किया, और आईआईएम त्रिची के अलावा भी मतलब आपके कौन कौन से आईआईएम कन्वर्ट थे उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ओके श्योर देश। मैं इंटरव्यू कन्वर्ट करने के लिए, इंटरव्यू जो बेसिकली होता है वो उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। जनरली वो लोग आपसे वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में बेस्ट होते हैं वो उसी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ही बताना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक अच्छा है। दूसरी चीज, जैसे कि कई स्टूडेंट्स इस बात से भी पैनिक होते हैं कि जीके नहीं पढ़ा, ये नहीं किया। गाइस अगर आपका इंटरव्यू है तो आप एटलीस्ट 1.5 महीने पहले से थोड़ा बहुत पेपर देखना स्टार्ट कर दीजिए, और आपके पास फिर भी टाइम नहीं मिलता तो आप एटलीस्ट वो हेडलाइंस पढ़िए ही पढ़िए कि क्या हो रहा है। और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, तो जनरली इंटरव्यू में हम लोग से ओपिनियन पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक